हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, अभी कल मैंने एक पोस्ट किया था पैरामेडिकल से रिलेटेड। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो उसमें आप लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किया था मुझसे, तो मैं आज उसी सब का आंसर आपको देने वाली हूँ। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड ऑल्सो अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड इस चैनल पर बहुत सारी कंटेंट मिलने वाले हैं। एंड ऑल्सो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, क्योंकि जो प्रॉब्लम आपके साथ आ रही है सेम प्रॉब्लम उनके साथ भी आ रही होगी, तो उनको भी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि PGI-MEI पैरामेडिकल 2025 का एग्ज़ाम कब है। तो इसका एग्ज़ाम है 4 अगस्त 2025 को, इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम है। देन उसके बाद ये जो एग्ज़ाम है ये ऑनलाइन मोड होगा, CBT बेस्ड होगा। यहाँ पे कोई आपको OMR शीट नहीं मिलेगी जिस पे आप क्वेश्चन का आंसर फिल करोगे। नेक्स्ट है इसका टाइम जो है आपको 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। एंड इसका जो टाइमिंग है 9 AM से 10:30 AM तक है। इसका सेंटर पूरे 13 स्टेट में है, जिसमें इंक्लूड है चंडीगढ़, अंबाला, दिल्ली, अमृतसर, जालंधर, पटियाला, हमीरपुर, शिमला, बिलासपुर, लखनऊ, देहरादून, जयपुर। ये सारे सेंटर जो है इसमें इंक्लूडेड हैं। इतने स्टेट में इन सब के सेंटर्स हैं। तो इसमें क्वेश्चन आता है वो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं। और नेक्स्ट इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन आते हैं। देन इसके बाद आपके जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस आते हैं। जनरल इंग्लिश से आपके 15 क्वेश्चन आते हैं और जनरल नॉलेज से आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन करेक्ट करते हो आपको 1 मार्क्स मिलते हैं, और अगर आप एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हो आपके 0.25 मार्क्स नेगेटिव में चले जाते हैं। अब PGI-MEI चंडीगढ़ का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, चाहे वो BSc नर्सिंग के लिए हो या फिर वो BSc पैरामेडिकल के लिए हो, ये दोनों ही एग्जाम ओनली एंड ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही होता है और किसी लैंग्वेज में नहीं होता है। अब नेक्स्ट है जो कि आप लोगों का बहुत क्वेश्चन है इस पर कि इसकी कट ऑफ कितनी रहेगी जनरल के लिए, OBC के लिए। तो देखो, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता, जब तक उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता, तब तक हम कट ऑफ नहीं बता सकते। लाइक एग्जाम के बाद ही पता चलता है कि कट ऑफ कितनी आई है, आप लोगों के मार्क्स पे ही डिपेंड होती है। तो जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक मैं क्या कोई भी आपको ठीक कट ऑफ नहीं बता सकता। लाइक देखो, मान लो कि लास्ट ईयर का पेपर टफ आया था, तो अगर लास्ट ईयर का पेपर टफ आया था तो जाहिर सी बात है बच्चों के मार्क्स कम आए होंगे, तो वहाँ पे कट ऑफ डाउन चली गई होगी। बट अगर इस ईयर का पेपर ईजी आ गया तो बच्चों के मार्क्स अपने आप ही इंक्रीज़ हो जाएंगे एंड ऑल्सो कट ऑफ भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम के रिजल्ट से पहले कट ऑफ का प्रिडिक्शन लगाना टोटली रॉन्ग है। एंड मैं तो यही कहूँगी कि इस टाइम आप कट ऑफ के बारे में ना सोच के, बल्कि जितना भी टाइम आपका बचा है उसमें आप अपने एग्ज़ाम के कंटेंट पे फोकस करो एंड उसको स्ट्रॉन्ग करो। क्योंकि अगर आपका कंटेंट स्ट्रॉन्ग रहेगा देन पेपर आप अच्छे से सॉल्व करोगे, अच्छे मार्क्स आएंगे, देन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कट ऑफ की चिंता करने की बात ही नहीं रहेगी वहाँ पर। तो गाइस, अब हम जान लेते हैं कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए कितने कट ऑफ की जरूरत है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 55% आने चाहिए। और अगर आप OBC, SC, ST, PWDB से बिलोंग करते हैं तो आपके जो है 50 परसेंटाइल आने चाहिए। अगर आपके इससे कम आए तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। वो परसेंटाइल क्या होती है आई होप आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैंने उसकी वीडियो बना रखी है, तो आप लोग वहाँ पे जाकर उसको चेकआउट कर लेना। एक क्वेश्चन आया था कि जो फिजिक्स है उसमें सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं या फिर थ्योरी भी आती है। तो देखो, फिजिक्स में सारे न्यूमेरिकल्स नहीं आते, कुछ मेमोरी बेस्ड भी आते हैं। लाइक आपसे डायमेंशन वगैरह पूछ लिया, SI यूनिट पूछ लिया। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि थ्योरी बेस्ड भी आते हैं, सारे न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं आते हैं। एंड नेक्स्ट है कि पेपर का लेवल कैसा होता है। तो पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट होता है। आप अपने अगर एम्स का पेपर देखा होगा तो उसी लेवल का होता है। एम्स के लेवल से उसको कंपेयर कर सकते हो। पेपर एम्स के लेवल के ही जैसा आता है, इजी टू मॉडरेट, ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। लाइक नीट के जैसे तो बिल्कुल नहीं आता, बिकॉज नीट का लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है। BSc पैरामेडिकल का या फिर BSc नर्सिंग का इजी टू मॉडरेट लेवल का ही आता है। और आपने एक और कमेंट किया था कि अगर हम अभी 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं अपनी प्रिपरेशन करना तो क्या हमें एक सीट मिल सकती है। तो भाई देखो, PGI में पैरामेडिकल के लिए 113 सीट्स हैं, और 113 सीट मतलब जितने बच्चे दे रहे हैं एग्ज़ाम उसके अकॉर्डिंग तो बहुत ही कम है। देखो, 2 साल का सिलेबस 10-15 दिन में तो कंप्लीट नहीं हो सकता ना। तो मेरा ये कहना कि हाँ आप कोशिश करो, आपका हो जाएगा, इसे फॉलो करो, उसे फॉलो करो, तो लाइक ये कहना कि हाँ आपका हो जाएगा ये कहना ठीक नहीं है। बट हाँ, आप अपनी मेहनत करो। आप GK को, करंट अफेयर्स एंड इंग्लिश ग्रामर, बायोलॉजी को, PCB को, मतलब कुछ मतलब अभी आपको ऐसा तो हो नहीं कि आपने अगर 11th और 12th पढ़ी है तो आप PCB में 0 लेवल पे हो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो लाइक अभी आपको जो कुछ भी आते हैं ना, मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों की इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो बना रखी है। BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल का सेम ही है जो मैंने वीडियो बना रखा है, चाहे आप BSc नर्सिंग के हो या फिर आप पैरामेडिकल के हो, आप दोनों उसको फॉलो कर सकते हो। एंड उसमें से जो मैंने इंपॉर्टेंट कंटेंट बताए हैं कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो वो आप याद कर लो। हो सकता है बाय लक पेपर ईजी आ जाए और जो आप पढ़ के गए हो वही सारा आ जाए पेपर में, तो वहाँ पर आपके सीट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अभी जितना भी टाइम बचा है उसमें आप हार्डवर्क करो, क्या पता भगवान आपका साथ दे दे। बाकी अभी 10-15 दिन के लिए मैं आपको ऐसी कोई भी स्ट्रेटजी नहीं बता सकती कि हाँ आप इसको फॉलो कर लो तो आपके 100% चांसेस है कि आपको सीट मिल जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड कि 2 साल का सिलेबस 10-15 दिन में ख़त्म नहीं हो सकता।
एक क्वेश्चन था, उसमें आपने पूछा था कि बीएससी नर्सिंग अच्छा है या फिर पैरामेडिकल अच्छा है। तो देखो दोनों की ना अपनी अपनी जगह है और अपनी अपनी जगह दोनों ही बहुत अच्छे हैं। लाइक आप बीएससी नर्सिंग करते हो ना तो आप किसी भी हॉस्पिटल में एज अ नर्सिंग स्टाफ ज्वाइन कर सकते हो। बट अगर आप पैरामेडिकल करते हो ना तो वहाँ पे आपके पास चांसेस होते हैं आप खुद की एक लैब खोल के चला सकते हो। दोनों के अपने अपने वैल्यूज़ हैं, अपने अपने बेनिफिट्स हैं, दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। लाइक अगर आप प्राइवेट में जाओगे तो बीएससी नर्सिंग में आपको हो सकती है कम सैलरी दें, बट अगर आप पैरामेडिकल में अगर प्राइवेट में जाओगे, किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाओगे, अच्छे ब्रांच में जाओगे, तो हो सकता है वहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की सैलरी दे। तो मतलब दोनों की अपनी अपनी जगह बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है। ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ बीएससी नर्सिंग अच्छा और पैरामेडिकल उससे बेकार है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कुछ। एंड नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, और ये बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि जो है पीजीआईएम या चंडीगढ़ में पैरामेडिकल स्टूडेंट को हॉस्टल प्रोवाइड होता है या फिर नहीं होता है। देखो पीजीआईएम या चंडीगढ़ में बीएससी नर्सिंग वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनको तो हॉस्टल मिलता है, बट पैरामेडिकल वालों के लिए बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पैरामेडिकल वालों के लिए हॉस्टल फैसिलिटी लिमिटेड है और बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि अवेलेबल है भी या नहीं है एंड ऑल। तो अभी मतलब गारंटी नहीं दे सकती कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको हॉस्टल मिलेगा ही। आपको वहाँ पे जाने के बाद ही पता चलेगा कि आपको वो हॉस्टल प्रोवाइड करेंगे या फिर नहीं करेंगे। आई होप आपके जितने भी डाउट्स हैं उन सबके मैं जवाब दे पाई होंगी एंड अभी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर देना। तो आज की वीडियो में यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय बाय।